लो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, टैक्स हमने स्टार्ट कर दी थी सर, और हमने हमारा पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था सर। कौन सा वाला? सैलरी वाला। सैलरी वाला चैप्टर। यहां हमने क्या बातें करी थी? यहां हमने बातें करी थी कि कोई भी बंदा कुछ भी कमाता है किससे? एम्प्लॉयर से। सर कोई भी बंदा एम्प्लॉयर से कुछ कमाता है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। वर्ड सुनना, मैंने ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट बोला। सर इसमें क्या फर्क हो गया? सर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी के दौरान, लेकिन हमने एक वर्ड पढ़ा था पेंशन, जो हमें नौकरी के बाद मिलती है, और वो टैक्सेबिलिटी इनकम फ्रॉम सैलरी में होती है। मैंने मेरे नाना का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि मेरे नाना को जो पेंशन मिल रही थी, मेरे नाना को जो पेंशन मिल रही थी, वो उनके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आ रही थी जब तक वो जीवते रहे। उसके बाद मेरी नानी के पास चली गई तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली गई, क्योंकि मेरी नानी ने नौकरी नहीं करी, तो उन्होंने नाना को नौकर रख लिया, वो बात अलग है, लेकिन ठीक है, वो समय समय की बात है। सारे पोल तो मत खुलाओ मेरे से तुम। चलो, हाँ जी, चलो तो बात डिस्कस करें। हाँ, आज को याद आ जाती बातें। हाँ जी, करते हैं आगे की बातें। सर उसके अंदर मैंने बहुत ही भयानक चीज पढ़ी थी सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर जहां पर दो बंदे आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर वहां पर वो सैलरी हेड में नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। इसके लिए मैंने बेस्ट बताया था, पहला, एमपीज एमएलएज आर नॉट द नॉकर ऑफ, वो सेवा करते हैं देश की, वो सेवा करते हैं देश की। दीज आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकले हुए, क्यों निकले हुए? वो देश की सेवा करना है। दिस इज नॉट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट ने बोला कि न्याय यात्रा पे जाके आना, नहीं ना, वो देश की सेवा कर रहे हैं। चलो जी, हाँ जी, वो कौन सी सेवा कर रहे हैं वो आप समझदार हो सबके सब। चलो, दूसरी बात, आप दूसरा एग्जांपल लिया था हमने पार्टनर का। पार्टनर इज नॉट ए एम्प्लॉय, ये आपको पढ़ा हुआ है, ये मेरे से अच्छा आपको आता है, ठीक है। ही इज नॉट ए एम्प्लॉय, तो पार्टनर को जो भी मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनर को जो भी मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, वो आपके सेक्शन 28 में जाएगा, वो 15 में तो आ नहीं सकता। और मैंने आपको बताया था वो पेंडल अप्रोप्रिएशन होता, बटता है प्रॉफिट, तो इसलिए वो एक प्रकार से सेक्शन 28 में आएगा। तीसरा हमने पढ़ा था डायरेक्टर वाला। डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर। फुल टाइम डायरेक्टर वो होते हैं जो डे टू डे अफेयर संभालते हैं, उसको दो चीजें मिलती है, सैलरी और डायरेक्टर फीस। सैलरी जाती है 15 में और डायरेक्टर फीस आएगी 56 में। ऐसे ही हमने बात करी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो घूमते फिरते आते हैं, ठीक है, उनको सेक्शन 56 में ही डायरेक्टर फीस टैक्सेबल हो जाती है। पेंशन सेक्शन 15 में जाएगी, लेकिन फैमिली को मिलेगी तो सेक्शन 56 में जाएगी। ये ही था मेरा थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद हम प्रैक्टिकल में आ गए थे। अब हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था हम 15, 16, 17 पढ़ते हैं। 17 में हमारी सारी इनकम्स आती है, 16 में डिडक्शन मिलेगी, हम डिस्कस करेंगे। हम 17 एक स्टार्ट कर दिया था, 17 सब्सेक्शन 1 के अंदर था कि मॉनेटरी जो मिलता है, ठीक है, 17 एक में मिलता है, 17 2 में फैसिलिटीज मिलती है, और 17 3 में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जो ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड वगैरह हम आपको देंगे वो सब आपको दिला देंगे, ठीक है जी। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। सर इसके आगे का भी कोई खेल था क्या? हाँ सर, इसके आगे का बहुत ही शानदार खेल था। वो क्या था कि सर मॉनेटरी में क्या क्या मिलता है? तो सर मॉनेटरी में मिलती है हमें बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन एंड अलाउंसेस, ठीक है। चलो अब बेसिक सैलरी की बात करते हैं। सर बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी मतलब जो नॉर्मली मिलती है, एक इंसान को कुछ और मिले नहीं मिले सैलरी तो मिलेगी। सैलरी नहीं मिलेगी तो नौकरी क्यों करेगा? कायदे की बात है। अरे भाई, मैं मेरे यहाँ ये विक्की बाबू काम करते हैं, इनको मैं सैलरी तो दूंगा ही दूंगा, ऐसा अरे भाई मेरा मनोज था, अभी चला गया, आएगा, हाँ ठीक है। मतलब ऐसे तुम ऐसे धर्मेंद्र कैसे देख रहे हो? कल जाके भी आया था इसलिए नालायक, यार तुम हद गंदे बच्चे हो, हट। हाँ, अब सुनो मेरी बात। मैं उसको बोल देता मैं तेरे को खाना पीना दूंगा, मैं तेरे को रहना भी दूंगा, ठीक है ना, तू मेरे पास रह जा। बोलेगा साहब कुछ तो दे दो, हिस्सा दे दो। तो जो सैलरी मिलेगी वो तो मिलती मिलती है। अब वो टैक्सेबिलिटी कैसे आती है वो हमने डिस्कस किया था। सैलरी के साथ क्या हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं? यहाँ पर क्या बोला गया? सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो एक बार टैक्सेबल हो जाती है वो वापस टैक्सेबल नहीं होती। मैंने इसलिए बोला आपको ऐसा कि मान लो कोई सैलरी आपकी 23-24 की 22-23 में मिल गई तो टैक्सेबल हो चुकी, 22-23 में टैक्सेबल हो चुकी, 23-24 में वो कम टैक्सेबल होगी, कम टैक्सेबल होगी, मतलब 11 महीने की टैक्सेबल होगी। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर उसको हमने खूब सारी कहानी करी थी। अब अगला वर्ड था पे स्केल सैलरी। पे स्केल सैलरी, पे स्केल का मतलब होता है कि जब किसी को सैलरी एक स्केल से मिलती है, वो स्केल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे का बताना मेरे को क्या समझ में इसमें नहीं आया। जैसे मैंने लिखा किसी को पे स्केल है 50,000 डैश 1,000 डैश 60,000, ठीक है। ये 50,000 क्या है, जब आपने नौकरी स्टार्ट करी, जब आपने नौकरी स्टार्ट करी तो आपको 50,000 मिलना स्टार्ट होगा, ये 50,000 पर मंथ मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब पहले साल 50,000 पर मंथ मिलेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। हर बंदा इंक्रीमेंट चाहता है ना, अरे भी हर बंदा इंक्रीमेंट चाहता है, ठीक है। अब 50,000 में जिंदगी भर तो नहीं कमाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद अगले साल से मेरी सैलरी 51,000 हो जाएगी, ये एक साल रहेगी, फिर 52 हो जाएगी, 53 हो जाएगी, ऐसे हम 60 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरी सैलरी उम्र सेम रहेगी। तो आप बोलोगे सर ये तो फिर गलत बात है। गलत बात क्या है, वो कंपनी का एग्रीमेंट है, देखो नौकरी नहीं करनी तो मत करे, वो चल जा, जो कंपनी का एग्रीमेंट है। हाँ, कंपनी इसके बाद नया पे स्केल बना सकती है आपका, ऐसा नहीं है कि यहीं तक आपको रोक देगी, ठीक है। बोल इसमें क्या समझ में नहीं आया, पूरा समझाओ इसको। स्टार्टिंग में 50, पहले साल 50,000, हर साल बेसिक सैलरी चेंज हो जाएगी। बेस 50,000 हर साल का क्यों भाई, इस बार 50 हो गई। बेसिक सैलरी का मतलब होता है एक सैलरी जो आपको मिलेगी। अगर यहां अगर ऐसा क्वेश्चन लिखता ना मैं, तो तेरे को कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए। तो तेरा क्वेश्चन बनता है तो 1,000 रुपए दिख दिए मैंने, 1,000 रुपए तो खत्म बात ना। 50, 51, 52, 53, 54, 55, अगर मैं 10% लिखता हूं तो तेरी दिक्कत हो जाए 10% किसका बढ़ेगा। हाँ, परसेंटेज का बोल सकते हो, तो परसेंटेज का क्वेश्चन आपको बोलता है कि ये बेसिक किसका मानेंगे, नॉर्मली इसका बढ़ता है 50,000 का, ठीक है। तो 50,000, 55,000, 60,000, 60,000, 60,000, ठीक है, ये होता है। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हमने पढ़ा था बोनस एंड कमीशन। बोनस एंड कमीशन का भरोसा नहीं होता। सक्षम बोल रहा था सर 3 साल से भी सनीठा से मिलो एक बार, ठीक है। तो बोनस कमीशन का भरोसा नहीं होता, इसीलिए इसको हम टैक्सेबल करते हैं रिसीव बेसिस पर। यहां तक हमने पढ़ लिया था, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। सर कल 2 घंटे इतना से पढ़ा था, हाँ सर इतना ही पढ़ा, पढ़ गया है ना। चलो लिखो अलाउंसेस, लिखो अलाउंसेस। इसमें लिखो पहला जनरल अलाउंस, लिखो पहला, वापस हेडिंग डालो जनरल अलाउंस था। हाँ, लिखो जनरल अलाउंस, हेडिंग डालो जनरल अलाउंस वापस। चलो अलाउंस, इसमें पहला हम पढ़ रहे हैं कौन सा, ठीक है। आज हम खाली अलाउंसेस ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे, पक्की बात, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, ठीक है। चलो जनरल अलाउंस। सर जनरल अलाउंस में भी खूब सारे अलाउंसेस होते हैं, लिखो पहला। अब ये आपके पास जितने भी अटक्रम सटक्रम हो ना, 1 2 3 4, फिर ABCD, फिर I2 ऐसे अजीब अजीब से सब सिंबल्स काम आ जाएंगे आपके, कि हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, फिर सब सेक्शन पढ़ते हैं, फिर क्लोज पढ़ते हैं, सब क्लोज पढ़ते हैं, या 4 हो जाते हैं, पता नहीं कितने सारे निकलेंगे। लिखो पहला एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस, कहानी सुनना, मैं आपको क्या बता दूं बेटा, एक एम्प्लॉय को पता नहीं भाई क्या क्या मिलता है, इतनी सारी चीजें मिलती है सुहानी जिसकी हद नहीं है। एम्प्लॉय तो खुश होता है, हमारे आफत आ जाती है। तो आफत क्या, मिल गए तो मिल गए, नहीं बेटा सरकार के क्या खब्बी है। खब्बी किस चीज की है बताऊंगा अभी तेरे को। इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे सक्षम के फादर को अलाउंस मिला, सक्षम के एम्प्लॉयर, फादर के एम्प्लॉयर ने बोला कि आपका बेटा पढ़ाई करता है क्या, हाँ साहब हमारा बेटा पढ़ाई करता है, कोई बात नहीं हम अलाउंस देंगे। तो इसको अलाउंस दिया, अलाउंस मतलब पैसा दिया कि जा बेटे को पढ़ा, ओके। तो इसके फादर की इनकम हो गई, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट बोलते हैं हम कुछ एग्जम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे, कुछ एग्जम्प्ट करेंगे।
ठीक है, मेरी बात सुनना वापस। इसके फादर को मिले 10,000 रुपए, किसके? इसको पढ़ाने के। इसके फादर ने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। इसके फादर के पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि 10,000 रुपए इसके फादर की इनकम होगी, वो समझ में आता है, लेकिन उसमें से हम कुछ एग्जाम्प्ट करेंगे, हमें वो एग्जाम्प्ट याद करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा एजुकेशन अलाउंस क्या होता है, वो मेरे काम का नहीं है। ठीक है, कितना एग्जाम्प्ट होगा? एग्जाम्प्ट मतलब जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, और एग्जाम्प्ट का मतलब सेक्शन हमने पढ़ा था जो इनकम का पार्ट नहीं होता, सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन सेक्शन 10 के अंदर प्लस वो 10 सबसेक्शन एक में आता है। ठीक है, सेक्शन 10 में पता नहीं कितने सारे सबसेक्शन है, तो हम उनमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे आपको। ठीक है, अगर फिर भी आप मुझे पूछना चाहो तो बता सकता हूं, मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं वही लिखाऊंगा जो मैं याद करना है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लोज सेकंड के अंदर एग्जाम होता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, छोड़ो, अपन काम पे आते हैं। हाँ भी हम उतना ही लिखे ना जो मैं, क्योंकि देखो मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था ये कॉपी आपकी अल्टीमेट कॉपी रहेगी, एग्जाम में यही काम आएगी खाली आपको। ठीक है, एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है? थोड़ा खतरनाक पड़ेगा। हाँ भाई, सक्षम के फादर को मिले कितने? 10,000 को मिले। ठीक है, तो इसमें से एग्जाम कितना करेंगे पता आपको? हंसोगे नहीं? नहीं हंसेंगे सर, क्या लिखना ही तो लिख लो सर। 10%। क्या आप हिंदी वाला कर रहे हैं बताओ यार, एग्जाम कितना होगा? 100 रुपए। भाई मत करता एग्जाम यार, नहीं एक्चुअली एग्जाम मत करता यार, नहीं पढ़ना पड़ता, जबरदस्ती क्या करती है यार ये। कितना एग्जाम होएगा? 100 रुपए पर मंथ। रुको भी बाकी है। गो पर मंथ पर चाइल्ड टू चाइल्ड। ठीक है, अच्छा ये 100 रुपए मैक्सिमम लिमिट है, इसके पापा को मिले 25 रुपए, 25 रुपए एग्जाम हो जाएंगे। एक्चुअली पता क्या है, ये सब प्रोविजन बने हुए 1990 के अंदर, सही बताऊं मैं आपको, जब मतलब बहुत पहले बने हुए हैं। अब क्या है, एक्ट तो चेंज होता गया, इन्होंने ये चेंज करना भूल गए, ना रह गए। अब 100 रुपए वो बताते हैं शर्म आते किसी को, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कि वो एक कोई रिटर्न भरवाने आता है कि साहब मेरे को टैक्स में छूट चाहिए, तो करवाओ, वो बोलो कर देंगे। वैसा मेरे को इसमें एजुकेशन अलाउंस में मिला, कितने रुपए बचेंगे? वो 1200 बचेंगे। 1200 नहीं बचेंगे, 1200 का टैक्स बचेगा। 1200 तो इनकम बची ना। अरे 1200 तो इनकम बची ना, इनकम का क्या करूं, उसका भी टैक्स निकालेंगे। चलो, एग्जाम होगा, एग्जाम अप टू 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू टू चाइल्ड। प्लीज लिख लो। क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे बेटा, टेंशन के लिए रही। हाँ लिखो एक बार। हाँ और लिखा रहा हूँ, सब लिखा रहा हूँ। पहले तो अभी ये समझ में ना, चाइल्ड में कौन कौन आता है, खुद का ही आता है कि दूसरे का भी आता है? हाँ। नहीं नहीं, लिखा हुआ है सब कुछ, लिखो। अरे एक्ट में कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकती कुछ बचे। लिखो नोट नंबर 1, लिखो नोट नंबर 1, चाइल्ड इंक्लूड, लिखो चाइल्ड इंक्लूड ओन चाइल्ड, ओ डब्ल्यू एन, वो तो आना ही है। ओन चाइल्ड कोमा अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड कोमा लीगल चाइल्ड, लीगल चाइल्ड। ठीक है, चलो जी। अब लीगल क्यों बोल रहा हूं मैं, वो लोग अलग अलग बोलिए, किसको मिलेगी छूट? उसकी जो उसका लीगल ओनर होगा। ठीक है, चलो ओनर क्या है मतलब पेरेंट्स हो गए। हाँ ठीक है जी, चलो नोट नंबर 2, सुनो। नोट नंबर 2, किसी के एक बेबी हुआ, ठीक है, और गलती से अगली बार ट्विंस हो गए, उसकी गलती है क्या? उसकी गलती है क्या? नहीं है ना। कितनी छूट मिलेगी, एक की या तीन, मतलब एक की मिलेगी, दो की मिलेगी, तीन की मिलेगी? तीन की मिल सकती है, वैसे दो की छूट मिलती है। ठीक है, लिखो नोट नंबर 2, इफ देर इज ए ट्विंस, if there is a twins after one child, after one child, then then deduction is available, deduction is available
फॉर 3 चाइल्ड। चलो ये बात होगी। अब एग्जाम्पल करते हैं कृष्णा, अब आएगा मजा। लिखो एग्जाम्पल, लिखो लिखो। राम राम रिसीव एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, राम रिसीव एजुकेशन अलाउंस 200 रुपए, 200 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड ऑफ 2 चाइल्ड। ठीक है, कैलकुलेट टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस। आराम से करेंगे, आराम से। तो देखो, राम को मिले कितने रुपए? अच्छा, जो मिले वो उसकी इनकम हुई, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा बहुत एग्जम्प्ट करती है। एग्जम्प्ट का मतलब होता है जिसपे हम टैक्स नहीं देंगे। तो बेटा इसके अंदर 2 कॉलम बना लो। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पर्टिकुलर अमाउंट कितना मिला, एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस कितना मिला, 200 रुपए मिले। 200 रुपए किसके मिले, एक बच्चे के मिले। कितने बच्चे हैं इसके पास, 2 बच्चे हैं, 1 महीने का मिला, पूरे साल का कितना मिला होगा, कितना मिला होगा, 200 इंटू 2 इंटू, समझेगा कैसे आया ये? ठीक है, कितना आया, 4800 लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 लिखो तो लिख दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कितना एग्जम्प्ट होगा, अब सुनो बेटा, मेरे यहाँ एग्जाम्शन कितनी मिलती है, 100 रुपए मिलती है। ठीक है, 100 रुपए मिलती है सर। कितने बच्चे हैं इसके पास, 2 इंटू 2, 200। कौन सा था ये, कौन सा धृतराष्ट्र है ये? नालायक। 100 इंटू 2 इंटू 12 कितने हुए, 2400। कितना टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल अलाउंस कितना। मैं क्या बोलने वाला हूं अब सुनना, मजाक की बात हो रही है। ये 2400 पता है क्या है, इसको इनकम का पार्ट मानेंगे, इसको हम सैलरी का पार्ट मानेंगे। ये एग्जाम्पल। अब बोल कृष्णा भाई। ठीक है भाई, ये क्या है, ये एग्जाम्पशन है। अब ये चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन अब इसको कैलकुलेशन कैसे होगी मैं बता सकता हूं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे इसके भी। पहला क्लियर है, लिखो अगला एग्जाम्पल, लिखो अगला एग्जाम्पल। राम रिसीव 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चाइल्ड। ठीक है, अब एक बात बताना, एक बात सुनना आराम से। पर मंथ का मतलब पर महीना होता है, पर चाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक बच्चे का। ठीक है ना, हर एक बच्चे के 300 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, करें, स्टार्ट करो। पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, एजुकेशन अलाउंस कितना मिला, कितना मिला, 300 इंटू कितने बच्चों का मिला, 3 बच्चों का। एक महीने, एक साल में कितने महीने, तो 12 महीने होते हैं। कितने, 10,800 लेस एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट कितना होगा, 100 रुपए ना, 100 इंटू 3 इंटू 12। अच्छा, 2 ही बच्चों का मिलेगा ना, इंटू 12 कितना आया, 24। लो जी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया मैंने क्या बोला। ठीक है जी, मतलब अरे भाई आपको पता है दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ सारी इनकम टैक्सेबल नहीं करते, इसमें से कुछ एग्जाम्प्ट कर दी, तो जो एग्जाम्प्ट करती है वो इनकम का पार्ट नहीं होगी, उसको हम हटा देंगे। ठीक है जी, लिखो अगला एग्जाम्पल। ना ना, आपको 2 बच्चों तक मिलेंगी। ठीक है ना, हाँ 2 का ही देंगे। ठीक है,
जैसा लिखो अगला एग्जांपल, राम रिसीव 300 रुपए पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड, कैलकुलेट टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस। इतना ही क्वेश्चन है, वैसे सब धीरे धीरे अलग अलग तरीके के आएंगे ना, एक बार थोड़ी करा दूंगा। अब बताओ एजुकेशन अलाउंस कितना मिला मेरे को? 300 इंटू 12 आएगा। क्यों आएगा 300 इंटू 12? क्योंकि यहां पर 303 बच्चों का मिला है। पिछले एग्जाम्पल पे 300 रुपए एक बच्चे के मिल रहे थे, या 300 रुपए पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड है। कितना आएगा? 3600 लेस एग्जाम्प्ट कितना आएगा? हाँ आराम से 100 रुपए एक बच्चे के मिलते हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं मेरे पास? तो 3 है, लेकिन मैं 2 का ही लूंगा, इंटू 12 24 कितना आ जाएगा? ये टैक्सेबल हो गया। समझ में आ गया क्या? ठीक है जी, लिखो अगला एग्जांपल। एजुकेशन अलाउंस रिसीव 500 रुपए पर मंथ, खुद करना, मैं नहीं कराऊंगा, फॉर 1 चाइल्ड। करो, कितना आ जाएगा? करो, कितना आएगा? आंसर बता दो, फिर बात करेंगे आगे। ऑब्वियसली सब कुछ सैलरी का पार्ट होएगा। बेसिक सैलरी नहीं मिलती, बेसिक सैलरी अभी देखो मैं बड़ा वाला क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस अलाउंसेस प्लस फैसिलिटीज प्लस ग्रेचुटी प्लस पीएफ, ये सब मिलेगी तब जाके इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी, माइनस डिडक्शन तो भाई, ठीक है। ये सब सैलरी का पार्ट होता है, लेकिन वो एक बार में नहीं कर सकते, धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप। अभी अलाउंसेस पढ़ेंगे, अलाउंसेस के बाद अगला नंबर आएगा, ठीक है। 4 कितना मिला इसको? 400 इंटू 1 इंटू 12 कितना आया? ईमानदारी से बताना किस किस का नहीं आया, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना। 100 इंटू 1 इंटू 12 कितना? बोलो, समझ में आ गया? अगला एग्जाम्पल खुद कर लोगे ना? सिंपल है, कर लेगी कृष्णा, कर लेगी? देखते हैं, ओपन चैलेंज है, मेरे को चैलेंज देते हम कर लेंगे, ठीक है, बात करते हैं। सिंपल ही देंगे, इसमें क्या देंगे तो हार्ड बताओ। लिखो, मुदित हैज 5 सन एंड रिसीव 300 पर मंथ एज एजुकेशन अलाउंस। कैलकुलेट टैक्सेबल अलाउंस। टैक्सेबल पार्ट लिख लो, टैक्सेबल अलाउंस लिख लो, एक ही बात है। कितना आंसर आएगा? टैक्सेबल पार्ट आना है, टैक्सेबल कितना आ रहा है? गलत। मैंने आपको बोला है कि मैं, अच्छा एक बात और आपसे एक नई बात बताता हूं आपको, आपने कोई सुनी नहीं होगी। कोई क्वेश्चन मैं आपको अगर करने देता हूं ना, तो ये मान के चलो वो क्वेश्चन अब तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन है।
ये चीज एक नियम बना लो इस चीज का, अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको करने दे रहा हूं तो ये मान के चलो वो क्वेश्चन आसानी से नहीं होगा। 2160 आएगा आंसर। करो दिमाग लगाओ कैसे आएगा। 2160 आएगा। गौरांग नहीं आया, लगा दिमाग। नहीं बेटा, आ गया नहीं आया सुदृति, आ गया, वेरी गुड। नहीं आया गौरंग अभी भी, सक्षम नहीं आया, शुभम आगे तो आगे, विष्णु को नहीं आया ना तेरा, वेरी गुड। हे ज्ञानी हम बता देगा, तू शांत रहो, शांत रहो। आया कृष्णा, नहीं आया, अदिति नहीं आया। सुनो एक बार देखो क्या लिखा है, एजुकेशन अलाउंस कितना मिला ये बता दीदी, 300 मिला इंटू 12 मिला, पर मंथ पर चारी नहीं है ना, कितना मिला, ठीक से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लेस एग्जाम्प्ट, 100 रुपए इंटू 2 इंटू 12, ये तो कर रहे हैं। रुको एक मिनट, रुको सही, रुको सही। इसमें अप टू का मतलब क्या होता है दीदी, 100 रुपए तक ना, ठीक है। अब मुझे ये बता कि यहाँ पे 300 रुपए कितने जनों के मिले हैं, 5 बच्चों के मिले हैं, ठीक है। तो ये बता 5 बच्चों के 300, तो एक बच्चे के कितने हुए, 60 रुपए हुए। तो 100 रुपए की छूट मिलेगी, 60 रुपए की छूट मिलेगी। नहीं समझे मेरी बात में क्या बोला, ये प्राची आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नहीं समझे भी मैंने क्या बोला, अरे नहीं समझे। 300 रुपए 5 बच्चों के मिले, यहाँ 300 रुपए पर बच्चा नहीं मिला, 300 रुपए टोटल 5 बच्चों के मिले, तो हर बच्चे के कितने हुए, हर बच्चे के 60 हुए कि नहीं हुए बताओ आप, ठीक है। तो हर बच्चे के 60 हुए, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो आप, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा बेटा, यहाँ मुझे करना पड़ेगा, एग्जाम्प्ट कितना होगा, 300 मिले 5 बच्चों के, एग्जाम्प्ट कितने के हैं, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 21। ये थोड़ा सा माइंड रखना पड़ेगा। आपका धर्मेंद्र सही नहीं था ना, सेकंड अटेम्प्ट वही बात। विवेक तेरा निकलता, आपका हो गया, तो विष्णु नहीं हुआ था ना, चल। अरे क्लियर हुआ मैंने क्या किया, अगला एग्जांपल करूं, एजुकेशन अलाउंस रिसीव 500 पर मंथ फॉर 6 चाइल्ड, कैलकुलेट टैक्सेबल अलाउंस, करो कितना आएगा, वेरी गुड। चल समझ में आ गया, अब तो सिंपल है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बोलो, पक्की बात, कोई भी दिक्कत है तो बोलो, यहां तक आराम से, नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, भी मैं प्लीज और करा दूंगा एग्जाम। क्यों अदिति, अदिति कहेगी यार, ये कहना, अंजलि
हो गया। बंका जी, अरे ठंड लग रही संतुलन है। चलो, यहां तक हो गई बात, ये समझ में आ गया। बोल सोनी बेटा, क्लियर है। अगला एग्जांपल करो, उसको सोच समझ के करना है, सिंपल है, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस सिंपल है, सेम ही है मान लो, और ये प्लीज मैं नहीं कराऊंगा। एजुकेशन अलाउंस रिसीव 800 पर मंथ फॉर 6 चाइल्ड, कैलकुलेट टैक्सेबल अलाउंस। देखते हैं 7,200। अब जिनका अगर गलत हुआ ना तो मैं सही बता रहा हूँ, कल से जूता लेके आऊंगा। जूता तो नहीं, तो डंडा वंडा लेना है, लेके आना पड़ेगा मेरे को। सोने का गलत हुआ ना, सही में डंडे की मारूंगा मैं तेरे को। बोल है मेरे पास, इसकी मारूंगा खींच के। पिछले और इस एग्जाम्पल में फर्क है, आप समझना। हाँ, ये 100 के ऊपर चला गया। हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला नहीं लग सकता, माइंड भी लगाया गया। ऊपर वाले ने ये भी दिया है इतना सा, नालायक। सुनो कितना आएगा आंसर, 800 इंटू 12, ये हो गया। कितना हुआ, 9600। इसमें से क्या कर दूं मैं, एग्जाम्प्ट कर दूं, तो आंसर देखो मेरा क्या आना चाहिए वैसे तो। एक बार देख लो, 800 डिवाइड बाय 6। पिछले एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में फर्क है। पिछले में 500 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 100 से कम आ रहा है, और ये 100 से ऊपर चला गया। तो 100 से ऊपर चला गया तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 100 है। तो यहां पर फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहां कितना लगेगा, 100 इंटू 2 इंटू, किसका गलत था, 1 2 3, लागे की बुजुर्गी की। तेरा झील सही था, कृष्णा सही था। हाँ भाई अनुष्का, ऐसे हाथ होता है, तेरे को पता है। हाँ, यदि तेरा भी गलत था, गलत था ना, सही था। चलो, तो ध्यान रखा करो, मजाक की बात हो रही, ये छोटी छोटी चीजें मत करा करो। क्लब में मैंने आपको समझाया था कि आप क्वेश्चन जब करो तो आपका माइंड ऑफ लेवल होना चाहिए वहां पर। दूसरी बार में सही होने से फायदा नहीं है, ये चीज समझ में आपको आ गई, डेफिनेटली आ गई। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन सही करने से कॉन्फिडेंस कितना क्रिएट होता है, ये समझा करो इस चीज का, ठीक है ना। चलो, मेरा पहला अलाउंस हो गया, अब लिखो सेकंड, होस्टल अलाउंस, फटाफट लिखो। होस्टल अलाउंस, होस्टल अलाउंस। सीधा लिखो, एग्जम्प्ट। अब सक्षम क्या हॉस्टल में पढ़ता है, तो इसके एम्प्लॉयर ने बोला कि ओहो आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, लो एक्स्ट्रा अलाउंस लो। ठीक है, अब गवर्नमेंट बोलती है अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता तो हम एग्जम्प्ट भी करेंगे। कितना एग्जम्प्ट करते हैं बेटा, देखो घना सारा है, नालायक। जमा ही डुबा दे, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड, हो गया लो, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। रवि रिसीव हॉस्टल अलाउंस 500 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चाइल्ड, फॉर 3 चाइल्ड लिख लो, फॉर 3 चाइल्ड करो।
समझ में आ गया? सिंपल था। लिखो अगला एग्जांपल फटाफट से। लिखो अगला एग्जांपल। रवि रिसीव, लिखो रवि रिसीव, सेम एग्जांपल है। रवि रिसीव 500 रुपए पर मंथ। रवि रिसीव 500 रुपए पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड, फॉर 3 चाइल्ड। बस हो गया विषय, करो। इसमें उसमें फर्क है, समझ में आ गया? उसमें हर बच्चे के 500 मिल रहे थे, इसमें टोटल 500 मिल रहा है। करो खुद ही, मैं नहीं कराऊंगा। दो हजार आ जाएंगे क्या? कैसे है? पहले 500 इंटू 12, 500 कितने में, कितने दिनों का है? 3 दिनों का क्या? अच्छा, यहाँ तो 500 इंटू 12 आ जाएगा, 6,000। एग्जाम कितना आएगा? 500 भाग 3 इंटू 2 इंटू 12, कितना आया? नहीं समझ में आया तो बोलो भी। तो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ये मेरे अल्टीमेट हो गए, इससे ऊपर एग्जांपल्स नहीं हो सकते। मैंने सारे एग्जांपल्स करा दिए हर तरीके के। क्लियर है ना? चलो लिखो तीसरा फटाफट से। लिखो तीसरा। दो अलाउंस हो गए ना? तीसरा लिखो फिर डीए, डियरनेस अलाउंस, डियर, DEAR, डियरनेस अलाउंस, DEARNESS। कर दो, नोट करो। फुली टैक्सेबल। आनंद करो, जिंदगी जियो। चलो चलो, अलाउंस हर चीज की दी जाता है। पता है आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये अलाउंसेज, इतनी इतनी सुविधाएं दी जाती है एम्प्लॉय को, जिसकी हद नहीं है। सही में बोल रहा हूँ, मतलब जब आप जॉब करने जाओगे ना, अरे गाइज, जब आप सीए बन जाओगे, ठीक है, जॉब करने जाओगे या फिर आर्टिकल सिर्फ अच्छी जगह से करोगे, तो पता है इतनी लग्जरीज दी जाती है एम्प्लॉय को जिसकी हद नहीं है, कि भाई ये कहीं मुझे छोड़ के नहीं चला जाए। लिटरली आप बोलो सर इसमें क्या है? एक एम्प्लॉय को रखने का मतलब उसको ट्रेनिंग देना, उसको समझाना सिखाना। इतने में दूसरे वाले कंपनी वाले ले जाए तो मजा नहीं आया, काम करिए दूसरे जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इसीलिए इतनी सारी सुविधा दी जाती है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब लालची तो और क्या है? जब मेरा स्टाफ गोविंद ने मैंने बोला यार तू यहाँ काम कर, टेंशन मतलब तेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा उसको, तो वो क्या हो गया? एजुकेशन अलाउंस हो गया, और क्या हुआ? ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, डीए तो बेसिक मिलता है। ऐसे ही ये धर्मेंद्र है, दिखने में वैसे खतरनाक है, ठीक है। तो इसको हमने कौन सा अलाउंस दिया? लिखो अगला, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कि तू जब बोर हो जाए ना, तो जाके एंटरटेनमेंट करके आ जाना, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? मौज कर दे भैया। इसको भी एग्जाम करेंगे क्या बताओ? फिर तो मैं बोलूंगा वो अलाउंस ही दे दिया और सैलरी छोड़ो। चलो लिखो अगला, ट्राइब्यूनल अलाउंस। लिखो ट्राइब्यूनल अलाउंस, ट्राइब्यूनल अलाउंस। चलो, ने अनुष्का की सीए पूरी हो गई। अनुष्का को बोला गया कि तेरे को जॉब करनी है, वो सर तैयार है जॉब करने के लिए। इसको बिहार शिफ्ट कर दिया, जा जॉब कर, क्या नहीं है बोल, कर लेगी क्या? पता क्या बोली है? सिर्फ डिपेंड करता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? सैलरी कितनी मिलती है। तो मैंने बोला कि भाई देख अनुष्का, बात ये है, सैलरी नॉर्म्स हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी तो हमारे जो डिपार्टमेंट होता है वो बनाता है। उसने फिक्स सैलरी कर रखी है कि आपको 2 लाख रुपए महीने की मिलेंगे।
ये सब जो 2 लाख महीने के ही मिलेंगे तो फिर मैं बिहार में क्यों करूं, मुंबई में कर लूंगी। ठीक है, अब मैं इसको कैसे एक्स्ट्रा पैसे दूं ताकि बिहार जा सके, तो मैंने इसको बोला मैं तेरे को ट्राइब्यूनल अलाउंस दूंगा। ठीक है, कितने रुपए दूंगा, 10,000 महीने का दूंगा, वॉट जो भी दूंगा। अब सुनो, 2 एम्प्लॉय जो मुंबई में कहा, अरे गाइस, दो दो पर्सन, एक मुंबई में काम करता है और एक कहाँ काम करता है, बिहार में। तो कंपनी तो एक ही है जिसके अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं, तो सैलरी में तो डिफरेंस आ नहीं सकता। ठीक है, तो बेसिक सैलरी ओके हो गई। अब इसको एक्स्ट्रा पैसे कैसे दूं, तो ट्राइब्यूनल बोलकर दे दूंगा। ट्राइब्यूनल अलाउंस क्यों मिलता है, जब आप किसी बैकवर्ड एरिया में काम करते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको ट्राइब्यूनल अलाउंस मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, तो आपकी इनकम होगी, हाँ सर होगी, तो हम एग्जाम भी करेंगे। इसको कितने मिल रहे हैं, 10,000 महीने का ट्राइब्यूनल अलाउंस मिल रहा है, तो बेटा डिपार्टमेंट कितना एग्जाम करता है, इतना सारा 200 पर मंथ। कितना सारा एग्जाम करता है, 200 रुपए पर मंथ। लिखो एग्जाम अप टू 200 पर मंथ। लिखो इफ, हाँ लिखो एग्जाम अप टू 200 पर मंथ इफ रिसीव इन आसाम, बिहार से फोन आ रहा है, देख दिखाओ बिहार इंडिया। हेलो, नमस्कार। अभी आप आ जाओ जी, आओ तो मैं 12 बजे मिल जाऊंगा आपको, तो अब जब भी आओगे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, बस वहां आके रिंग कर लेना मेरा ना। चलो लिखो रिसीव इन आसाम। हेलो, हाँ, की नहीं करवाना है, तने करवाना कि नहीं करवाना है, मैं साथ लिया कर लोग कभी अगर वो 4 पड़े। बको यार, इफ रिसीव इन आसाम कॉमा बंगाल कॉमा कर्नाटका कॉमा बिहार कॉमा त्रिपुरा, त्रिपुरा कॉमा यूपी, यूपी, यूपी कॉमा एमपी। देख बेटा, ये पता बैकवर्ड कैसे डिफाइन होता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बंगाल, बंगाल चलो, अरे सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे अरे, एक क्वेश्चन पूछा विष्णु ने, दो सब चीज समझा करो। अभी एमपी, हाँ, तो पता है नहीं ये अरे गाइस, ये डिसाइड कैसे होता है बैकवर्ड है कि नहीं है, ये डिसाइड करता है कि चुनाव किस राज्य में है। अब इतनी सी बात है, इससे सब डिसाइड हो जाता है। एमपी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देना है, तो उन्होंने बोला कि जो भी हम एमपी को ट्राइब्यूनल एरिया में घोषित कर देते हैं, और ट्राइब्यूनल एरिया को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है चुनाव कहां पर है। नहीं, एमपी एमपी को भी बैकवर्ड एरिया बोलोगे तो डूब मरो आप, कोई बात। कर्नाटका को बोलोगे तो क्या करें, लेकिन ठीक है जो भी है। गाइज हो गई बात, लिखो नेक्स्ट। अरे गाइज नेक्स्ट लिखो, अंडरग्राउंड अलाउंस। लिखो नेक्स्ट, अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस। चलो अंडरग्राउंड अलाउंस। अरे ये नालायक शुभम ये बोल रहा है कि सर ये टेररिस्ट को मिलता हो। अरे यार शुभम, तुम मतलब क्या क्या बातें करता रहता है, नालायक। सुनो सुनो, मैं एक ऑडिट करके आया था, एक बार गया था मैं ऑडिट करने। यहाँ पर है खेतड़ी, खेतड़ी के पास कॉपर की माइंस वगैरह लगी हुई है खूब सारी, वो अंडरग्राउंड पे खुदाई करता है एक्चुअल। तो अब वहां 2 तरह के एम्प्लॉय, वही बात सेम के सेम जो मैंने अनुष्का को बताई कि एक एम्प्लॉय को उन्होंने फिक्स कर रखा है, पे स्केल फिक्स कर रखा है कि हम 10,000 से 12,000 देंगे, लेकिन 10,000 से 12,000 देंगे तो जो बंदा अंडर में काम करेगा उसके यहाँ रिस्क ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। मैंने देखे वहां मतलब विस्फोट होते हैं खतरनाक खतरनाक। मैं गया था ऑडिट करने, तो मेरे को वो ले गए थे सब, वो बुलेट प्रूफ नहीं बनाते क्या, वो एकदम पहना के मास्क लगवा कर एकदम ऐसे परफेक्ट करके ले गए थे। एक्चुअली 1-1 किलोमीटर तक हम नीचे जाते हैं। ठीक है, मैं स्टॉक ऑडिट और फिक्स एसेट ऑडिट करने गया था वहां पर, मैं काउंटिंग करना की मशीनें जितनी कागजों में दिखा रखी उतनी है कि नहीं। ठीक है, छोड़ो उस चीज को।
तो वहां पर जो बंदा काम कर रहा है उसका रिस्क है कि नहीं है ना, तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, और अलाउंस जो मिलता है उसकी इनकम हो गई, उसमें गवर्नमेंट कुछ एग्जाम करती है, और ये अच्छा एग्जाम करती है। कितना एग्जाम करती है पता है आपको? इसी में अच्छा एग्जाम करती है, ये राजी होगा सुन के, एग्जाम अप टू, सो मत, एग्जाम अप टू 800 पर मंथ। अच्छा है, अच्छा है, मतलब उन दो में काना अपराजा अपने भी हो गया। हाँ, अंडरग्राउंड अलाउंस, एग्जाम अप टू 800 पर मंथ। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, हिल कंपनसेंट्री अलाउंस, हिल कंपनसेंट्री अलाउंस, हिल कंपनसेंट्री अलाउंस, लिखो एग्जाम अप टू 300 पर मंथ, एग्जाम अप टू 300 पर मंथ। सुनो, कहानी सुनो एक बार, क्या है हिल, क्या होता है हिल स्टेशन, पहाड़ी एरिया। ठीक है, अब ये अपने स्वानी है ना, इसकी नौकरी लगा दी हमने मनाली के अंदर। ठीक है, खुश तो बहुत हो रही है, 3 दिन ही खुश रहेगी बेटा। हाँ, वो घूमने के लिए शिमला मनाली अच्छा लगता है, वहां रहो, उनसे पूछो लोगों से क्या हालत होती है, कितनी राजी हुई है, सर हाँ मेरी ड्रीम मनाली में, ठंडी हवाओं की वादियों में, तो ठंडी हवाएं खा जाती है इंसान को। हाँ हाँ, चलो, तो तेरे को वहां नौकरी मिली, तो तेरे को मिली तो तेरे को तेरे एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा पैसा दिया, उसमें से हम कितना एग्जाम कर देंगे, 300 पर मंथ एग्जाम कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें एक नोट लिखेंगे बहुत प्यारा, एक जगह का नाम सुना हो तो बताना, किसी ने भी सुना हो तो प्लीज, सियाचिन एरिया, सुना बता, बस सियाचिन एरिया, हाँ जागृति बता भाई, सियाचिन एरिया कौन सा है, नाम सुना है सियाचिन, बता। एक तो ना इससे दूर है अगर, बता भी, नहीं कर दिया, अरे सियाचिन एरिया, नहीं बेटा, बॉर्डर बॉर्डर एरिया को बोलते हैं, जो चाइना और इंडिया की बॉर्डर है ना, उसे सियाचिन एरिया बोलते हैं नाले को। फर्जी इंसान, सियाचिन एरिया हम बोलते हैं, जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर, उसे सियाचिन एरिया बोलते हैं। तो वहां पर -25 -30 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो वहां जो सैनिक खड़े हैं उनको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, इरेस्पेक्टिवली जो बंदा नॉर्मल जगह पोस्टिंग कर रहा है। एक बंदा पोस्टिंग कर रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, एक बंदा पोस्टिंग ऐसी जगह कर रहा है जहां रिस्क कम है, और एक वो बंदा वहां खड़ा है, वहां दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, बहुत बार ऐसे ही बंदा शहीद हो जाता है, एक्चुअल में हो जाता है, तो वहां पर जो बंदा काम करता है उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। ठीक है, उसे भी हिल कंपनसेंट्री अलाउंस मिलता है, और उसके लिए मोदी जी ने स्पेशल कर रखा है बेटा, उसको एग्जाम कर रखा है, बहुत ही शानदार, इतना सारा है, 7,000 रुपए पर। हाँ बेटा, ये है, मैं एक नोट लिखाऊंगा, इफ रिसीव एट सियाचिन एरिया देन इट इज 7,000 पर। ठीक है, ठीक है, नोट नंबर 1 लिखो, इफ एम्प्लॉय रिसीव अलाउंस, इफ एम्प्लॉय रिसीव अलाउंस इन सियाचिन एरिया, SHIA, CHIN, SHIACHIN, सियाचिन एरिया, देन एग्जाम अप टू 7,000 पर मंथ। अगला लिखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब घर से दुकान आने, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने का खर्चा।
लिखो। क्या बेटा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए इन द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तभी लगेगा नालायक को। फुली टैक्सेबल, मनोज को मैं फैसिलिटीज देता हूँ नालायक ज्यादा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, फुली टैक्सेबल, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन एक नोट लिखो, लिखो, इफ रिसीव, इफ रिसीव बाय, इफ रिसीव बाय ब्लाइंड, ब्लाइंड और डंप, DUMP डंप, then exempt up to, प्लीज अंडरलाइन, 3,200 पर मंथ, 3,200 पर मंथ। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? हो गई सर, अभी खेल बाकी है। 3,200 पर मंथ हो गया, कोई तकलीफ है यहां तक? नहीं है सर। सर ये फुली टैक्सेबल होगा, लेकिन ब्लाइंड वगैरह को मिलता है तो फुली 3,200 तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, इस लाइन का मतलब बाद में सीखेंगे, ब्रैकेट में लिख लो, अलग पेन से लिखना, अलग पेन से लिखना। ऑल्सो अलाउड, ऑल्सो अलाउड, ऑल्सो अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC, ऑल्सो अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। इस लाइन का मतलब हम कुछ मिनट बाद सीखेंगे, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, कितने हो गए? 8 हो गए क्या? लिखो अगला, ट्रक ड्यूटी अलाउंस, ट्रक ड्यूटी अलाउंस, ये किसको मिलती है? जो ट्रक नहीं चलाते क्या, ड्राइवर वगैरह, उसको मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम्प्ट कितना आएगा? लिखो, इट इज एग्जाम्प्ट एज अंडर, इट इज एग्जाम्प्ट एज अंडर, कितना एग्जाम्प्ट होगा? लिखो फर्स्ट 70% ऑफ अलाउंस, सेकंड मैक्सिमम 10,000 per month, whichever is lower, whichever is lower। मजाक मजाक की बात हो रहा है, इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, इनके अंदर कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि ऐसे में 100 रुपए ही क्यों है, इसमें 300 रुपए क्यों है, इसमें 600 रुपए क्यों, वो एक्ट में लिख दिया, वो लिख दी, ठीक है ना। और ये इंग्लिश इसीलिए मैं बोला था, अब ये रोज पढ़ना पड़ेगा। अब ये सब चीजें याद तभी होंगी जब हम रोज रीडिंग करेंगे इसकी, तो वो 20 मिनट आपको देनी है, चाहे कुछ ही हो जाओ, ठीक है ना। चलो, आपका पहला अलाउंस कंप्लीट हो गया, जनरल अलाउंस। अभी खूब सारी बाकी है, एक बार इसका रिविजन कर लें, फिर आगे बात करेंगे। सुनो, क्या है कहानी? बहुत सिंपल है सर। मेरा को मिलता है एजुकेशन अलाउंस, एग्जाम में ये एजुकेशन अलाउंस से भी आ सकता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में एग्जाम्प्ट होगा कितना? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड टू चाइल्ड, ठीक है। हालांकि अगर किसी के पहले बच्चे के बाद 2 ट्विंस, मतलब 2 ट्विंस नहीं, एक ही ट्विंस होता है, अगर ट्विंस हो जाए तो 3 बच्चे की छूट मिल सकती है, ठीक है ना। हाँ चलो, अच्छा, हाँ, दो दो एकदम ट्विंस बोलेंगे दे, हैं? तो फिर तो 4 की छूट मिल जाएगी, ठीक है। चलो, काम की बात, मैं क्या बोलूं इसको, मंडाव वाला नालायक ज्यादा हो गया आज। हाँ, कहानी सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। अगर किसी को पहली बार में ट्विंस हो गए तो फिर आपको 2 ही बच्चों की छूट मिलेगी, 3 की नहीं मिलेगी, और दूसरी बार में ट्विंस होने चाहिए तभी 3 की छूट मिलेगी, ठीक है ना। चलो, अब उसके बाद हमने बात करी थी हॉस्टल की। हॉस्टल में सेम प्रोविजन, ट्विंस वगैरह सेम प्रोविजन है, लेकिन कितने रुपए की छूट मिलती है? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड टू चाइल्ड, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा हमने पढ़ा DA,
ये डियरनेस अलाउंस सबको मिलता है, ये आपके बहुत काम आएगा, लेकिन अपने को आफत नहीं है, क्या है, फुली टैक्सेबल है। चौथा नाम क्या है, एंटरटेनमेंट, 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 फुली टैक्सेबल। ठीक है, पांचवा कौन सा है, ट्राइब्यूनल अलाउंस। ट्राइब्यूनल अलाउंस अनुष्का को मिलेगा, कितने रुपए छूट मिलेगी, 200 रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है, उससे अगला कौन सा है, अंडरग्राउंड में कितना रुपए है, 800 रुपए पर मंथ एग्जाम्प्ट है। ठीक है, उसके अलावा कौन सा है, हिल कंपनसेटरी में 300 रुपए पर मंथ है, सियाचिन में 7,000 पर मंथ है। अब इतना डिटेल में नहीं आता, लेकिन ठीक है, लिखना जरूरी है। ठीक है ना, अगला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फुली टैक्सेबल, खत्म बात। डंप होगा तो आपको कितना मिलेगा, 25। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी ट्रक ड्यूटी अलाउंस की। ट्रक ड्यूटी अलाउंस के साथ क्या है, 70% और 10,000 पर मंथ। ठीक है, विच एवर इज लो। अब एक बात बता रहा हूं जो सबसे काम की बात है, मैं पहले इतना ही कराता था, मेरा काम हो जाता, और एक लाइन लिखानी पड़ेगी। वो लाइन ऐसी है जो खतरनाक है। सर खतरनाक कैसे है, पहले एक ही स्लैब था, समझ में आता था। अब ये नई बीमारी आ गई, कौन सी, 115 बीएसी। मैंने आपको कल सुहानी का एग्जाम्पल दिलाया था, बताया था कि ये पहले 100 रुपए का पेस्ट खरीद के लाती थी, 20 रुपए की ब्रश फ्री आ जाती थी। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कंपनी ने ब्रश गिफ्ट करनी बंद कर दी और साथ में मंजन 80 रुपए का कर दिया। कुछ याद है, हमने ऐसी बात करी थी। तो गवर्नमेंट ने यही किया। गवर्नमेंट के पहले पहले नॉर्मल स्कीम थी जो 2.5 लाख वाली है, 2.5 लाख जीरो, अगले 2.5 लाख पे 5, फिर 2.5 लाख पे 20, 5 लाख पे 20, फिर 30। उस केस में क्या था, टैक्स ज्यादा लगता था, लेकिन एग्जामिशन वगैरह मिलती थी खूब सारी। लेकिन अगर मैं 115 बीएससी यूज में लेता हूं, तो मैंने वर्ड बोले थे, यहां पर टैक्स कम लगता है। टैक्स कम लगता है, टैक्स कम कैसे लगता है, कि फर्स्ट 3 लाख तक, अगले 3 लाख तक, अगले 3 लाख तक 10, अगले 3 लाख तक 15, फिर 20 और फिर इसके बाद 30। ये था, वहां पर टैक्स कम लग रहा था। लेकिन टैक्स कम लगने का मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार पागल है। अगर उसे लगता है कि जो 115 बीएससी में जो नई स्कीम लाई है उसमें टैक्स कम लग रहा है और हर बंदा वही अडॉप्ट करता, तो फिर एक नॉर्मल स्कीम की क्या जरूरत है, हटा ही देते ना, पिन छूटता, और एक्चुअली हटा देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं हटाई, तो कोई कारण है ना, आपको उन्होंने ऑप्शन दिया। तो जितने भी मैंने एग्जामिशंस पढ़ी है, अगर हम इनकम कैलकुलेट करेंगे सेक्शन 115 बीएससी के हिसाब से, तो जो ऊपर एग्जामिशंस पढ़ी है उनमें से कोई भी एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगी। सभी एग्जामिशंस क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी। सभी एग्जामिशंस क्या होगी आपकी, फुली टैक्सेबल होगी। ये लाइन में लिखाऊंगा, और ये लाइन एक्चुअल में पता दिक्कत कहां करेगी, ये कंफ्यूज करेगी आप। दो दो चीजें साथ में याद करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कोई इलाज नहीं है, कि कई जगह एग्जाम है, कई जगह नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर मैं 115 बीएससी के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं, तो मेरे लिए कोई भी अलाउंस एग्जाम्प्ट नहीं होगा। सारे अलाउंसेस क्या होंगे, फुली टैक्सेबल। बात समझ में आई, लिखा दूं नोट। हाँ, हाँ, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को छोड़ के 3200 वाले को छोड़ के, इसीलिए मैंने उसके आगे लिखा है ब्रैकेट में, देखो। ठीक है, कि वो 115 बीएससी में भी अलाउड हो जाएगा। समझ में मेरी बात आप, तो इसको आप अलग हाईलाइट कर लोगे। हालांकि कुछ प्रैक्टिस के बाद वो सब चीज दिमाग में फिट हो जाएंगी, लेकिन अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना मेरे को। ठीक है, अरे क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, लिखो एक नोट, प्यारा सा नोट। if we calculate if we calculate tax liability as per 115 BAC, then general allowances then general allowances are, please underline या highlight, are fully taxable, fully taxable। ठीक है, मतलब अब हमें एग्जाम में दिक्कत पता क्या है, कि यशिका में दो तरीके से इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो नॉर्मल के हिसाब से और एक 115 बीएससी के हिसाब से। 115 बीएससी आपकी डिफॉल्ट स्कीम फिलहाल ये लागू होती है, इसके बाद ऑप्शन होता है कि आप नॉर्मल स्कीम से कैलकुलेट, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा में वहां लिखा दिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वैसे तो फुली टैक्सेबल होता है, तो दोनों जगह फुली टैक्सेबल है, लेकिन डंप के केस में 3,200 तक एग्जाम है पर मंथ के हिसाब से। तो जैसे भी चाहो वैसे लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, वो मैंने वहां भी लिखा दिया आपको। गॉट इट, समझ में आया। लिखो अब सेकंड, स्पेशल अलाउंस। लिखो सेकंड, स्पेशल अलाउंस।
स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस में कौन कौन से, एक बार नाम लिख लें, लिखो फर्स्ट, लिखो फर्स्ट। चलो मैं लिख देता हूँ, लिखो। एक मिनट रुक जाओ आप। पहला नाम आएगा डेली अलाउंस, दूसरा कन्वेंस अलाउंस, तीसरा है ट्रेवलिंग अलाउंस, चौथा है हेल्पर अलाउंस, पांचवा है यूनिफॉर्म अलाउंस, छठा है एकेडमिक एकेडमिक रिसर्च। चलो कहानी सुने एक बार के लिए सुनो। बेटा मेरे पास गोविंद काम करता है, गोविंद को मैं कई बार कोई डिपार्टमेंट भेजता हूँ, ठीक है। मैंने गोविंद को बोला कि भाई डिपार्टमेंट जाके आना है, यहाँ जाके आना है, यहाँ जाके आना है। तो उसको मैं 100 रुपए मैंने पेट्रोल की दे दी कि ये पेट्रोल के 100 रुपए ले, पेट्रोल डला और जाकर आ जा। मुझे 100 रुपए पेट्रोल के डलाए, पेट्रोल डलाया 100 रुपए का और जाकर मेरा काम करके आ गया। मैंने 100 रुपए गोविंद को दिए, ये इसलिए दिए ताकि मेरा बिजनेस का काम हो सके। ये बताओ 100 रुपए गोविंद की इनकम मानी जानी चाहिए, नहीं मानी जानी चाहिए? नहीं मानी जाए, क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? क्योंकि ये तो बिजनेस का खर्चा है। ये 6 खर्चे आपके स्पेशल अलाउंस में आते हैं। ये खर्चे हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस के पर्पज के लिए काम में आए। हाँ, हालांकि गोविंद शाना है, गोविंद को 100 रुपए दिए मैंने, उसने 80 का पेट्रोल डलाया, 20 रुपए का नहीं डलाया। अब बताओ उसकी इनकम कितनी मानी जानी चाहिए या नहीं मानी जानी चाहिए? 20 रुपए की। अच्छा वो हरीश चंद है, वो बता देगा मेरे को, मैंने 20 रुपए का नहीं डलाया, ठीक है। तो 20 रुपए इनकम मानी जानी चाहिए। इन 6 अलाउंसेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर ये अलाउंसेस बिजनेस पर्पज के लिए काम में आते हैं तो एग्जम्प्ट है, और अगर ये बिजनेस पर्पज के लिए काम में नहीं आते हैं या काम में ही नहीं आते हैं या पर्सनल पर्पज के लिए काम में आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। ठीक है। मैंने 1,000 रुपए दिए गोविंद को, उसने 800 का पेट्रोल डलाया, उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 200 मानी। यही तो होगा, सिंपल है। इतना ही रहता है तो मेरे को लिटरली अच्छा लगता है, ये आफत आ गई 115 बीएसी क्या बोलता है सुनो। अब यहां पर क्या मतलब हुआ, यहां तो यार जेन्युइन एक बिजनेस का खर्चा हुआ तो खत्म बात, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। क्या बोला गया इन तीनों के लिए? ठीक है, या फिर मैं बोलूं इन तीनों के लिए क्या बोला गया? इफ यूज फॉर बिजनेस पर्पज देन एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, इफ पार्ट ऑफ अलाउंस is used for business purpose then excess part is taxable। एक्सेस पार्ट का मतलब क्या हुआ? मान लो 20 रुपए है ना, ये हो गया। अब ये सेम प्रोविजन, शांति सुनना, ये सेम प्रोविजन लागू है यहां। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने बदमाशी कर दी यहां पर, कायदे से 6 अलाउंस थे ना, सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए था, नहीं
इन तीन के लिए क्या है? पागल है ये डिपार्टमेंट, क्या बोलूं इसको स्पेशल क्यों बोला फिर उन्होंने आपको? अगर आपको इनको अगर आपको इनको यहाँ एग्जामेशन नहीं देनी थी तो फिर इनको बोलते स्पेशल क्यों है, तो फिर वो क्या बोलते, जनरल में डाल देते। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने क्या बोला कि डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये तो जेन्युइन है कि खर्चे होते हैं। हेल्पर अलाउंस, मतलब अपना विष्णु क्या है, विष्णु एम्प्लॉय भी सेठ वाला है, सेठ लेवल का है। तो इसने बोला कि मेरे को एक हेल्पर चाहिए जो मेरे को हेल्प कर सके, ठीक है, छोटे मोटे कामों में। जैसे मतलब ये कहीं भी कंपनी के काम से भी जाता है ना, तो एक आदमी साथ लेके चलता है, तो स्पेशल इसको मिलता है। ठीक है, तो वहां पर ये है तो बिजनेस पर्पज के लिए काम में आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर 115 बीएससी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज हमारे यहाँ एग्जाम। ये तीन अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस। इनको हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि नॉर्मली ये बिजनेस पर्पज के लिए काम में नहीं आते। ठीक है, बोल सकते हैं हेल्पर तो इसका खुद का हेल्पर हुआ ना, वो दुकान के लिए थोड़ी हुआ। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के पैसे दिए, ठीक है। या फिर एकेडमिक अलाउंस, एकेडमिक मतलब सर पढ़ाई के पैसे। हाँ, लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली पढ़ते हैं। अभी हमारे कोई अंकल जी थे, वो 60 साल के रिटायर हुए, पता नहीं 60 साल के रिटायर हुए, वो पढ़ाई कर रहे थे। वो काहे की पढ़ाई कर रहे हो, वो पता नहीं जज बनेंगे क्या बनेंगे, वो बावड़े हो गए क्या? 80 साल वाली भी लिमिट है ना। चलो जो भी है, लेकिन ठीक है, तो लोग रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, उनके इसको उनको पैसे मिलते हैं रिसर्च वगैरह करने के। बड़ी बड़ी कंपनी जो मिलते हैं, शायद हो सकता है आपको भी मिलेंगे कुछ समय बाद, ठीक है, शायद। ठीक है, तो मिलेंगे भी, सबको नहीं मिलेंगे ना। हाँ, मिलेंगे तो वो आपके लिए एग्जम्प्ट होगी कि टैक्सेबल। इसको एक बार समझे। स्पेशल अलाउंस 6, नाम बता सोनी, कौन कौन से? इन तीनों का नाम एक साथ रखोगे हमेशा, डेली ट्रेवलिंग कन्वेंस, डेली ट्रेवलिंग कन्वेंस, डेली ट्रेवलिंग कन्वेंस, ठीक है। उसके बाद में हेल्पर, अकेडमिक, ये तीन हो गए, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या लिख रखा है, डेली कन्वेंस और ट्रेवलिंग, ये तो एग्जाम्प्ट है, चाहे आप नॉर्मल स्कीम यूज में लो या फिर 115 बीएससी यूज में लो, फुल एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट जितना बिजनेस पर्पज के लिए काम किया है, ठीक है ना। इफ यूज फॉर बिजनेस पर्पज देन एग्जाम्प्ट, इफ पार्ट ऑफ अलाउंस इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज देन एक्सेस पार्ट इज टैक्सेबल, ठीक है। और बचे तीन, हेल्पर, यूनिफॉर्म, एकेडमिक। इनके लिए बोला गया अगर बिजनेस पर्पज के लिए काम में आता है तो एग्जाम्प्ट है, अगर बिजनेस पर्पज के लिए काम में है तो ये भी टैक्सेबल होंगे, ठीक है। लेकिन ये तीनों डिफॉल्ट स्कीम में तो टैक्सेबल होंगे ही होंगे, चाहे बचे, चाहे बिजनेस के लिए काम में आए कि नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम में आपको क्लियर बोल देगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो ये थोड़ा सी थ्योरी लिखेंगे आधे घंटे की, फिर क्वेश्चन करेंगे बड़ा वाला, तो उसमें सब चीजें एकदम पूरी आएंगी कि आपको क्वेश्चन आता कैसे। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको बताऊं मैं? क्वेश्चन आएगा कि उसने आपको दे दिया बेसिक सैलरी इतनी है, इसको मिली, बोनस इतना मिला, कमीशन इतना मिला, इसको एजुकेशन अलाउंस मिला, ये मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी एज पर नॉर्मल स्कीम, एज पर 115 BSc, ठीक है। तो वैसे कर लेंगे, लेकिन ये सब चीजें मुझे याद करनी, ठीक है जी। तो फटाफट इसको लिख लो, फिर आगे बात। सुन सुन तो लिखना भी है ना। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं एक नोट लिखाऊंगा आपको, मतलब एक टेबल बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, ये अलाउंसेस 115 BSc में फुली टैक्सेबल होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर वो चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी साथ में लिखनी जरूरी है सब चीजें।
हो गया जी? लिख लो, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है बेटा। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है। एक नोट लिखो प्यारा सा। इफ अबोव अलाउंसेस, if above allowances, if above allowances are not utilized, are not utilized, are not utilized or utilize for business purpose, sorry, or utilize for personal purpose, then fully tax and then taxable, then fully taxable लिख लो। कहाँ से लिख लिया बेटा? not utilize or use for personal purpose, then fully taxable। ठीक है, हो गया। मेन चीज क्या है सर, इसके अंदर ये चीज जबरदस्ती कर दी भाई। जनरल अलाउंस में दिक्कत नहीं है, जनरल अलाउंस में क्या है, सारे अलाउंसेस टैक्सेबल है, खत्म बात। 115 बीएससी में, और नॉर्मल में क्या है, कुछ कुछ एग्जाम्प्ट है, वो सब चीजें हैं। यहां पर इन्होंने स्पेशल अलाउंस में क्या किया, 3 अलाउंसेस के लिए क्या बोल दिया, नहीं साहब इनको हम ये मानेंगे नहीं, ये बिजनेस के लिए काम में आ, हम ये मानेंगे कि इसके पर्सनली काम में आ रही है, तो अब इसको फुली टैक्सेबल करेंगे चाहे कुछ ही हो। ठीक है, और जो स्टार्टिंग 3 अलाउंसेस उसको मानेंगे कि बिजनेस पर्पज के लिए काम में आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो। 15-20 मिनट में ठीक है, बात ठीक बात कर ली थोड़ा हिसाब से, मन 15-20 मिनट लगेगी। चलो मैं आऊँ, नहीं आ रहे हो, है ना। चलो, यहां तक हो गई बात। लिखो तीसरा अलाउंस, हाउस, लिखो हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। इसको बोलते हैं एचआरए। क्या बोलते हैं? एचआरए, एचआरए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस होता है। देखो हमने 2 अलाउंस पढ़ लिए, पहला कौन सा पढ़ लिया, जनरल, और दूसरा कौन सा पढ़ लिया, स्पेशल। जनरल अलाउंस ओके है, ठीक है, उसमें सब लिखा हुआ है, स्पेशल अलाउंस में भी ओके है। ये अलाउंस इतना बड़ा है कि खुद अलग से अलाउंस, खुद को अलग से मानते हैं। अच्छा, पहली बात एक लाइन बता दूं, इफ वी अडॉप्ट 115 बीएससी देन फुली टैक्सेबल, कुछ झूठा, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। 115 बीएससी जो स्कीम है ना, एक्चुअली बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अगर वो स्कीम रखते तो बाकी हटाओ ना आफत। सीतारमन जी बोलती भी यही है, वो बोलती है कि भाई मुझे क्या मतलब है ये चुटर मुटर अलाउंसेस जो सरकार ने कर रखे हैं, सब खत्म करो ना, सब अबोलिश करो, और कितना करो कि जो इनकम हो उस पर टैक्स लगाओ। कृष्णा भाई कितना मजा आ जाएगा, कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सोच के देखते हो लिटरली। आप सोच के, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं अगर मैं 115 बीएससी पढ़ता खाली, मैं लिखता जनरल अलाउंस फुली टैक्सेबल, स्पेशल अलाउंस फुली टैक्सेबल, एचआरए फुली टैक्सेबल, फॉरेन अलाउंस फुली टैक्सेबल, अदर अलाउंस फुली टैक्सेबल, अलाउंस पूरा। बट कभी, तो कभी, चलो कहानी सुनो, अच्छा अलाउंस है, स्वाद आएगा, मीठा मीठा। सुनो कहानी क्या है। एक बंदा, जैसे मैं बात करूं, अपन जागृति की बात करते हैं। जागृति जो है वो जॉब करती है दिल्ली के अंदर, ठीक है।
अब दिल्ली में जॉब करती है तो कहीं रहती भी तो होगी। अब इसको बोल रहे हैं कि साहब, अब बस हम बोलते हैं ना यार, वो एक ना बोलता है मेरा पैकेज ₹1,00,000 महीने का है। वाह यार, ₹1,00,000 महीने कमाता है, तो वो पता है क्या निकलते हैं मुझे, ऐसा ₹1,00,000 ही, 20,000 तो किराए का लाग गया। दिस इज एक्चुअलिटी। ठीक है, तो क्या बोला गया है, पहले हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। ये दिल्ली में जॉब करती है तो इनकी कंपनी हर एक एम्प्लॉय को क्या देती है, हाउस रेंट अलाउंस देती है। हाउस रेंट मतलब कि ये मकान किराए पर लेके रहेंगे तो उसका पैसा देंगे, तो उसका एक अलग से एचआरए देती है। ठीक है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो इसको जो एचआरए मिलेगा वो इसकी क्या हो गई, इनकम हो गई। उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ एग्जम्प्ट करेंगे। कितना करेंगे वही मुझे डिस्कस करना है। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, फिर सुनो। आपको क्या मिला, एचआरए मिला। एचआरए आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ एग्जम्प्ट करेंगे। कितना एग्जम्प्ट करेंगे, पहले कहानी सुनते हैं आराम से। जहां ये रहती है, दिल्ली में रहती है किराए के मकान में, ताकि इसको अलाउंस मिल जाए, और पड़ोस में इसका खुद का मकान पड़ा है। बोलो, इसको जो अलाउंस मिले वो एग्जम्प्ट होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। टैक्सेबल होना चाहिए, मतलब अगर ये जहां रहती है, अगर उस वहीं जब इसका खुद का भी मकान है तो क्या हो जाएगा, वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, पहली बात। हालांकि विश्वास करो, ये झुंझुनू से दिल्ली रोज अप डाउन नहीं कर सकती। कर सकती है स्वानी, नहीं कर सकते ना, मतलब कहीं और मकान है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम जगह मकान नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसको अगर एचआरए मिलेगा और अगर ये रेंट पे कर रही है एंड इसका सेम जगह घर नहीं है, तो उस केस में पता कितना एग्जम्प्ट होगा, उसमें एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ए। ये सेक्शन याद करेंगे हम, ठीक है ना। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ए में कुछ एग्जम्प्ट होगा। कितना एग्जम्प्ट होगा, वो एग्जम्प्ट होगा, फर्स्ट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, और थर्ड 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, इन तीनों में जो विच एवर इज लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी। ठीक है जी, फिर सुनो मैंने क्या बोला। हाँ, ठीक कर लो ना बात यार, ठीक कर लो, एक ही बात है। वो बता दें, बाद में थे बस मजदूरी की बात कर लो, बुला लिया आओगे ना, बता दें, समझा दें आपकी दिक्कत है। तो एचआरए मिलेगा, मिल गया साहब। एचआरए मिलेगा, वो इसकी इनकम होगी, उसमें से हम एग्जम्प्ट करेंगे। कितना एग्जम्प्ट करेंगे, 10 सब्सेक्शन 13 ए के अंदर एग्जम्प्ट करेंगे। कितना एग्जम्प्ट करेंगे, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, और थर्ड 40% सैलरी, विच एवर इज लोअर, क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, इतना ही प्रोविजन है खाली। ठीक है, लिखा दो एक बार, फिर हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, लिखो, लिखो एचआरए, लिखो पहले मीनिंग, फटाफट लिखेंगे, लिखो मीनिंग। इफ एनी अलाउंस, लिखो इफ एनी अलाउंस, इफ एनी अलाउंस इज गिवन for the purpose of, for the purpose of payment of rent, payment of rent, then it is called, then it is called house rent allowance. It is called house rent allowance. ठीक है, अब लिखो इट इज टैक्सेबल, लिखो सेकंड पॉइंट, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल एज अंडर, इट इज टैक्सेबल एज अंडर। कितना टैक्सेबल होगा, लिखो इसमें फर्स्ट, इस पे लिखो फर्स्ट, इफ, लिखो फर्स्ट, इफ एम्प्लॉय, इफ एम्प्लॉय, प्लीज अंडरलाइन, live, live, live in his own house, live in his, live in his own house, then fully taxable। भाई एचआरए जो मिला, भाई जागृति को एचआरए मिल रहा है, एचआरए जागृति खुद के मकान में रह रही है, तो एग्जम्प्ट किस चीज का होगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। लिखो सेकंड पॉइंट, इफ एम्प्लॉय, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ एम्प्लॉय लिव इन, लिव इन, live, live in
rental house, but he has OWN, own house at same place, then HRA is, बोलो क्या आएगा, fully taxable. Third, if HRA receive and, एक तो ये पॉइंट्स खुले खुले लिखा करो, एक एक लाइन छोटी लिखा करो, ये पॉइंट्स लिखाता हूं तो ये सब आपके काम आएंगे, ये घिचड़ी पिचड़ी खींचड़ी मत बनाओ इसकी. लिखो इफ एम्प्लॉय, क्या लिखा, इफ HRA रिसीव एंड एम्प्लॉय हैज own house, OWN has own house at any other place and employee pay rent, then it is eligible for exemption. मतलब अगर वो रेंट पे कर रहा है तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी. ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट. इफ एम्प्लॉय रिसीव HRA and pay rent, then exempt HRA under section 10. अच्छा, एग्जाम्पशन 10 में आती है, बता चुका ना, इसका अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन बड़ा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन दे रहे हैं. इज एज अंडर, हाँ बेटा क्या लिख लिया, रेंट, देन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 13A इज एज अंडर. चलो फर्स्ट लिखो एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ठीक लगा दो. पहला ये. सेकंड कौन सा बताया था मैंने, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक लगा दो. थर्ड 40% ऑफ सैलरी, whichever is lower. Whichever is lower. चलो यहां तक बात समझ में आ गई. चलो यहां तक क्लियर है, ठीक है. 20 के क्वेश्चंस करेंगे, याद हो जाएंगी चीजें. नोट नंबर 1, दिशा से पूछते हैं, दिशा का बेसिक ज्ञान कितना खतरनाक है. दिशा, हमारे इंडिया में कुछ मेट्रो सिटीज है, दो मेट्रो नहीं नालायक. हाँ भाई, अरे नहीं मुझसे कौन कौन सी मेट्रो सिटीज है इंडिया के अंदर. अरे चुप. हाँ मेट्रो सिटीज कौन सी, दिशा बेटी यहाँ पर, ये रही. बोल बोल, तो कृष्णा से मारूंगा. हाँ दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे तो पुराना जमाना हो गया. हाँ बेंगलोर, जुनू, चौथा कौन सा हुआ, मंडावा. मंडला तो है भाया, इनका एक बच्चा पढ़ता था मेरे पास, आदित्य रूम का नाम का. उसने वो पता है, वो मंडला बोलता ही नहीं, वो गोल्डन सिटी बोलता सीधे. हाँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और वो क्या कोलकाता, क्या क्या बोलते हैं कोलकाता.
कलकत्ता। ये 4 मेट्रो सिटीज है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा यहां पर रेंट पे रहता है, उस केस में हम 40% नहीं लेंगे, उसकी जगह कितना ले लेंगे, 50% कंसिडर करेंगे, ठीक है। लिखो, इफ रेंटल हाउस, इफ रेंटल हाउस इज सिचुएटेड इन, अंडरलाइन करना, मेट्रो सिटीज, इन मेट्रो सिटी, दैट इज, 4 ही है हमारे, एक्चुअली में 4 ही है इंडिया के अंदर, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चौथी कौन सी थी, बेंगलुरु, चेन्नई है, वो तो बीच में आ गया था, चेन्नई है बेटा, चेन्नई, चेन्नई 4 सिटी है, चेन्नई। देन 50% ऑफ सैलरी, देन 50% ऑफ सैलरी, देन 50% ऑफ सैलरी will be taken, will be taken in place of, in place of 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। नोट नंबर 2 करेंगे, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2। अच्छा, अब वही बात, ये तो हो गई बात। अगर एग्जाम में बोलते हैं कि आपको एचआरए मिला, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मानना चाहिए, मेट्रो सिटी या अदर देन मेट्रो सिटी माननी चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एसएससी लीव, एसएससी लीव इन ए सिटी अदर देन मेट्रो सिटी। नोट नंबर 3, काश 115 बीस ही लग जाता, काश नहीं लगा, कोई बात नहीं। सुनो, एक्चुअल में देखो, ये क्या लिखा आपने, एक्चुअल लेटर रिसीव, ये क्वेश्चन आपको दे देगा, दे देगा ना, कितना रेंट एचआरए आपको मिला, दूसरा आपने क्या लिखा, ये भी दे देगा। नहीं देगा तो क्या मानोगे आप, कितना रेंट पे किया होगा, मुंबई में तो इसने 20,000 दिया होगा या 5 ही दिया, नहीं भी ऑब्वियसली देगा। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इसको भी याद करना पड़ेगा, एक वर्ड रह गया बेटा, इनको भी है क्या, ये सैलरी की जगह बेसिक सैलरी भी लिख सकते थे ना, इन्होंने क्या लिखा, सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब होगा कुछ ना कुछ, और ये ऐसी भयानक चीज है जो हर बार परेशान करेगी। सैलरी का मतलब यहाँ क्या है, सैलरी का मतलब यहाँ है, बीएस मतलब शांति रखे प्लस डीए, सेल टर्नओवर, इसको इन्होंने क्या बोला है, सैलरी बोला है। सर मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल, इन सबके जोड़ को मैंने यहाँ क्या बोला गया है, सैलरी बोला, ठीक है जी। लिखो नोट में नेक्स्ट, सैलरी इज इक्वल टू क्या होगा, लिखो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, मैं जितना लिखा हूं उतना लिखना क्योंकि भारी भारी पड़ेगा ना, बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये हमेशा साथ में रहता है, ये चिपका रहता है इसके, है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है ना। ये डीए, डीए लिखो ब्रैकेट में, इफ, लिखो ब्रैकेट में, इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, फॉर्मिंग FORMING, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, ये आपको क्वेश्चन दे देगा, ये तो एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे अपन ना, एक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल,
सेल को मैं टर्नओवर भी बोल सकता हूँ, वो आपको पता है, सेल को टर्नओवर भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिक सैलरी के ऊपर एक वर्ड लिख लो, ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस, ये मैं क्यों बोला कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां हो सकता है 13 महीने की आ जाए, 11 महीने की आ जाए, यहां पर जब काउंट करेंगे तो 12 महीने का ही कंसिडर करेंगे। नॉट नंबर 2, नॉट नंबर नेक्स्ट, इन absence of information, in absence of information, in absence of information, in absence of information, DA is a forming part of retirement, is a forming part of retirement। सर एक एग्जांपल करते हैं, आओ लिखो, मुदित रिसीव HRA, मुदित रिसीव HRA रुपीज 12,000 पर मंथ, ठीक है, इन जयपुर, he has own house, he has own house in Jaipur, calculate taxable allowance। बोलो क्या आएगा, आंसर क्या जाएगा, 12,000 इंटू 12, कितना आया, 144। अगला एग्जांपल लिखो, मुदित रिसीव HRA 12,000 पर मंथ, ठीक है, ही पे रेंट, ही है ना, ही पे रेंट 15,000 पर मंथ, ठीक है, ही पे रेंट 15,000 पर मंथ, ठीक है, अच्छी बात है। अब लिखो बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, डीए, डीए मतलब डी अर्निंग्स अलाउंस 10,000 पर मंथ, लिखो ब्रैकेट में 60% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन ऑन सेल 70,000, कैलकुलेट exempt HRA and taxable part of HRA, टैक्सेबल पार्ट ऑफ HRA, HRA कितना टैक्सेबल करेंगे, तो हम पहले एग्जाम्प्ट ही निकाल लें, फिर टैक्सेबल निकाल लेंगे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, करा दूं, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्प्ट HRA अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट की फॉर्म में करेंगे। हाँ जी, मेरे साथ करोगे, शांति से करोगे, शांति से एकदम। लिखो पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कितना HRA रिसीव हुआ, 12,000 इंटू 12, 1,44,000, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कितना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यही है क्या, मेरे पास रेंट पेड है 15,000 इंटू 12 माइनस 10%, ये जो कैलकुलेटर पे टक टक कर रहे हैं ना, वो नालायक है, वर्किंग नोट में करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो
यहां तक समझ में आना चाहिए, फिर आगे बात करेंगे। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब मुझे लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा फिर आंसर करूंगा ताकि वो याद हो जाए। ठीक है, कितनी लाइनें छोड़ोगे, 5 लाइन छोड़ दो, 4-5 लाइन छोड़ दो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। लिखो, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए, ब्रैकेट में लिखो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल। यहां बेसिक सैलरी का मतलब क्या हुआ, दे रखा है क्या, 50,000 इंटू 12। डीए कितना दिया हुआ है, तो मैं ऐसा लिख दूं 10,000 इंटू 12 इंटू 60%, लिख सकता हूं। हाँ, तो रिटायरमेंट वाला ही हमें कंसिडर करना है खाली इसको ना। प्लस कमीशन ऑन सेल कितना है, 70,000। टोटल लगा दो कितना आएगा, 7,42,000। 742 क्या, ये 10% ऑफ 742। ठीक है, करो कितना बचता है, ये 105,800 बच रहा है क्या, 105,800 इतना ही बच रहा है क्या, चेक करना। थर्ड, ठीक है, लिखो थर्ड 40% ऑफ सैलरी। क्या मैं सैलरी का मतलब निकाल चुका हूं, हाँ सर, तो कर दे ब्रैकेट में 40% ऑफ 740 296 800, विच एवर इज लोअर। कितना, 105 800। एक सौ पांच 800। ठीक है, अब एक बात समझना बेटा, जागृति 105 800 क्या है, हाँ, ये एग्जाम अमाउंट है। तो अभी मैंने दो क्वेश्चन पूछा, एग्जाम एचआरए कितना, तो ये तो मेरा आ गया। दूसरा मैंने क्या पूछा, टैक्सेबल, तो टैक्सेबल का मतलब किस पर टैक्स लगेगा, तो मेरे को मिला कितना है ये बता, मिला कितना है मेरे को मिला 144। ये तो मिला 144 ही तो मिला है, इसमें से एग्जाम कितना हो गया, बच्चा हुआ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये नहीं समझी मैंने क्या बोला, 38,200 आना चाहिए। नहीं समझे मैंने क्या बोला, देखो टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू, टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू 144,000 माइनस 105,800 इक्वल टू 38,200। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो जी। लिखो सर एग्जाम्पल अगला। अब ये सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं, अमाउंट चेंज करके खुद करना है आपको, ठीक है ना। अब मैं सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं, अमाउंट चेंज करके खुद करना है, ठीक है ना। लिखो, विवेक रिसीव एचआरए 20,000 per month, he pay rent 25,000 per month। ठीक है, बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ
DA 2000 पर मंथ। ठीक है, चलो कर दो, देखिए जैसी कर दो जाएगी। अरे 12 लाख का 10%, एक 20। ठीक है, चल जाएगा। हाँ ठीक है। कमीशन ऑन सेल इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, डी इज ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, समझी। कमीशन ऑन सेल 70,000, ये आपका डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हो गया, आरबी, ठीक है ना। कैलकुलेट एग्जम्प्ट एचआरए अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 एंड टैक्सेबल एचआर, टैक्सेबल पार्ट ऑफ एचआरए। करें, खुद ही कर लो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, आंसर लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्ट एचआरए अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13। खुद करो, मैं नहीं कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, आप चाहो तो फॉर्मूला देख सकते हो, है ना। और मुझे तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला देखेगा तो मैं तेरी कॉपी फाड़ दूंगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें फॉर्मूला देख सकते हो आप। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है बादशाह। हाँ यार, वो कार का नाम केवरो केक बनाओ कि नहीं बनाओ। आ रहे हो बस आज। ये ठीक, ठीक कर लो, बात एक ही बात होगी ना, मैं ठीक करूंगा मेरी बात। वो थी, समझ लेना चाहिए, समझदार हो यार, अब एक ही बात है। नहीं आगे, चलो मैं आ रहे हो ना, 10 मिनट आगे आगे आगे, मतलब सोचो हलचल ही ना आया, वो नहीं हो। चलो बस बस आ ही रहे हो ना, आ रहे हो गया, कितना आंसर है।
सिंपल है ना, 69 आंसर है। 69। हाँ, that total. हेलो हेलो, बस 2 ही मिनट में आ गया ना, फ्री भी आ जाऊंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, जल्दी कर दूंगा, बस 2 मिनट। चलो, किस किस का नहीं हुआ, बस दे रहा हूँ, बस ब्रेक ही दे रहा हूँ। हो गया, किस किस का नहीं हुआ, किस किस का नहीं मैच हुआ, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है, काली माता आएगी। कौआ आता है क्या, हमारे टाइम पे काली माता आती थी। खाता काढ़ा ही है ना। चलो, एक एग्जांपल लास्ट, एक आपको एक सीख देता हूँ, ठीक है। एक्ट में जो लिख दिया वो भगवान होता है, मैंने आपको उसने बताई थी। एक्ट है ना, एक्ट, आप एक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपना ओपिनियन थोप नहीं सकते एक्ट के ऊपर। एक छोटा सा केस है, उसके बाद अपनी बात करेंगे। एक टाइम पे एक केस हुआ था वोडाफोन का, मेरे नाम नहीं सुना आपने, वोडाफोन। इससे अगर ये नहीं सुना तो फिर हच तो बिल्कुल ही नहीं सुना होगा। हच में एक कुत्ता हमेशा घूमता रहता है, वो एड़ाता था, वेन एवर वो, मैं साथ साथ चलूंगा। तो हुआ क्या था, हच की कंपनी इंडिया के बाहर की कंपनी थी, ठीक है। और वोडाफोन भी इंडिया के बाहर की कंपनी, इंडिया की कंपनी नहीं, हालांकि अब तो वोडाफोन को आइडिया ने खरीद लिया, ठीक है। लेकिन पहले पता क्या लिखा हुआ था एक्ट के अंदर, एक्ट में क्या लिखा हुआ था, अगर कोई नॉन रेजिडेंट, इतना लिखा हुआ था, इंडिया के बाहर कोई भी एसेट बेचेगा तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। कितना लिखा हुआ है, इंडिया के बाहर अगर मैं कोई एसेट बेचता हूं तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पर ही देखो समझदारी इन्होंने क्या करी, वोडाफोन और हच, अच्छा वोडाफोन ने हच को खरीदा, और ये खरीदा कब, इन्होंने, बेचने वाला बाहर का था, खरीदने वाला बाहर का था, लेकिन एसेट्स कहाँ की थी, वो इंडिया की थी, तो कायदे से उस पर इंडिया में टैक्स लगना चाहिए था ना, लगना चाहिए, ऑब्वियसली लगना चाहिए था। लेकिन ये इन्होंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, इन्होंने ये वर्ड नहीं लिखा कि एसेट्स अगर इंडिया की हो तो। और ये फिर केस गया था सुप्रीम कोर्ट तक, और वहां पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का, 15,000 नहीं, 1,500 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। कि गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम एक्ट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो एक्ट भगवान होता है, एक्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। अब इतनी भारी बात क्यों बता दी सर बीच में आपने, मैंने वर्ड आपको कमीशन ऑन सेल लिखाया है, कमीशन वर्ड नहीं लिखाया। अगर क्वेश्चन में खाली कमीशन दे देगा तो उसको सैलरी में कंसिडर, ठीक है ना। एग्जाम में अभी, आज तो टाइम हो गया मेरा, मैं कल जैसे कराऊंगा क्वेश्चंस बड़े वाले। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस अंग्रेजी सेम सी लगती है, नहीं है, दोनों अलग है। ट्रांसपोर्ट जनरल में आएगा, ट्रेवलिंग, सर्वेंट अलाउंस कहाँ आएगा, आएगी ना तब तो, हेल्पर आएगा, नाला आएगा उसके अंदर, सर्वेंट तो कराया नहीं अभी तक, आएगा कहां से, सर्वेंट तो मैंने कराया नहीं अभी तक। लेकिन अब हम सब अंग्रेज है, हेल्पर मतलब सर्वेंट होता है, नहीं होता साहब, हेल्पर मतलब हेल्पर होता है, सर्वेंट मतलब सर्वेंट होएगा, ठीक है ना। नियम नियम है, वहां मैं चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके, देखो, जो चीज समझाने लायक होती है वो समझा सकता हूं, लेकिन जहां पर वो चीज जैसी होगी वैसी ही होगी। अब इन्होंने सैलरी का मतलब ये लिख दिया तो लिख दिया, अब ये नहीं है सर ये को बात थोड़ी होती है, सीधा सैलरी मतलब बेसिक सैलरी लेते हैं, ये को अजीब अजीब के लेते हैं। मैं नहीं ले, मैं क्या करूं बता, मैं क्या करूं, सीतारमन जी उनको वो करो, ट्वीट करो कि नॉर्मल स्कीम हटा दो, मौत हो जाएगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तीसरे कार्यकाल में विश्वास रखो, हट जाएगी पक्का, तीसरे कार्यकाल में नहीं। हाँ चलो, लिखो एक एग्जांपल, बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ, सैलरी ऑफ
अप्रैल चॉइस इज रिसीव इन मार्च चॉइस, ठीक है, DA 20,000 per month, commission rupees 2 lakh, HRA received 25,000 per month, rent paid 30,000 per month, calculate taxable HRA। इतना ये होमवर्क घर से करके लाना। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।